नमस्कार, बीइंग ऑनर जुम्मन का स्वागत है। मैं काशिफ हुसैन। नया सदन, नई सोच। मोदी जी ने आज नए सदन में अपने सांसदों के साथ प्रवेश किया है। अब देखते हैं कि जनता उसको किस नजरिए से देखती है। तो ये बताइए, आज मोदी जी ने जो नए सदन में प्रवेश किया उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? भाई ठीक है, अब मोदी जी ने नया सदन में प्रवेश किया है, अच्छी बात है। मोदी जी ने अब नया सदन में नई कार्य योजना का, उनको हम समझते हैं कि 9.5 साल का कार्य योजना ये जो हाउस बुलाए हैं, एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितने एजेंडे चलाए गए हैं कार्य योजना में, उसको एक एक करके देश को उसी हाउस के माध्यम से संदेश देना चाहिए। आपने नौजवानों को नौकरी के लिए आपने इतना वादा किया था, कितना दिया, कितना बाकी है। आपने हिंदुस्तान में कितना लोहा फैक्ट्री बैठाया, कितना बैठाया, कितना नहीं बैठ पाया, उसकी कार्य योजना क्या है, उस टारगेट का कै % आपने कार्य किया। तीसरा ये कि आपने किसानों के दोना आय करने में सरकार की क्या भूमिका रही, आपके भूमिका और लक्ष्य के अनुसार किसानों का फसल दोना हुई कि नहीं हुई, उनको कृषि कार्य के लिए जो आधुनिक बीज और आधुनिक विज्ञान की तकनीकी से लैस करने का आपने देश के किसानों के साथ वादा किया था, उसका क्या हुआ। आपने कितने 1000 किलोमीटर लाइनों का निर्माण कराया, वो अभी कितना बाकी है, कितना उसमें कार्य अधूरे हैं, कितना को पूरा करना है, वो बताना चाहिए। देश में आपने जो है देश का अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर सरकार की क्या भूमिका रही है, सरकार के भूमिका में कहां कहां अंतरराष्ट्रीय सीमा भेदी गई है, कितने हमारे भारतीय सेना मारे गए हैं, सारा डाटा सरकार को पेश करना चाहिए। और रह गया सवाल कि सदन नया हो या सदन पुराना हो, मनसा अगर आपका साफ है तो सड़क पर भी आराधना हो सकती है। अगर मनसा नापाक है तो आप मंदिर और मस्जिद में भी आराधना आपकी पाक नहीं हो सकती। तो मैं इसके संदर्भ में ये कह दूं कि सरकार जो 9 साल में सरकार द्वारा कार्य योजना, आपने कितने बैंकों का निर्माण किया, कितने बैंक भारत सरकार के द्वारा खोले गए या भारत सरकार का बैंक कितना बेचा गया, उसमें सरकार का क्या लाभ हुआ, उसमें देश की आम जनता का क्या लाभ हुआ, उसमें उद्योगपतियों का क्या लाभ हुआ, उसमें छोटे मोटे व्यापारियों का क्या लाभ और नुकसान हुआ, ये भी देश को बताना चाहिए। आपने कितने पोर्ट बनवाया है, वो पोर्ट कहां कहां है, आपके पास कितने पोर्ट है, आपने कितने पोर्ट को बेचा है, जरा वो भी भारत सरकार को बतानी चाहिए। आपने कितने इंजीनियरिंग कॉलेज देश के मापदंड पर खोले हैं, उसका लेखा जोखा कहां है, वो कहां किस जगह पर खुला है, कितने खोल दिए हैं, अभी भारत सरकार के टारगेट में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बाकी है, वो भी देश को बताना चाहिए। आपने मेडिकल कॉलेज, आपने कितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं, उसका लेखा जोखा इस 9.5 साल का कार्यकाल की उपलब्धि में जो आपने निर्माण किया है, वो देश को बताना चाहिए। अब रह गया सवाल कि अब स्टेट पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश के अंदर एक गन्ना मिल सरकार का नहीं है। पूरे सूता मिल को सरकार बेचकर खा डाली है, जितनी सरकारें रही हैं। इनके पास कोई उद्योग धंधा नहीं है। इनके जो कांग्रेस के द्वारा बनाई हुई गन्ना मिल और सूता मिल थी, उसको ये कौड़ी के भाव में बेच दिए हैं एक एक करके। सब मिट गया रुस्तक, अब कुछ बाकी नहीं बचा है। और रह गया सवाल कि निर्माण तो इनके जन्म कुंडली में नहीं है था। ये निर्माण तो सोच भी नहीं सकते, ये निर्माण को तोड़ सकते हैं, निर्माण को तार तार कर सकते हैं, सद्भाव बिगाड़ सकते हैं, लाइन ऑर्डर ध्वस्त कर सकते हैं, ये इनका संस्कार रहा है। और इसके संदर्भ में बार बार मैं भारत सरकार को आगाह कर रहा हूं कि अब आपको जवाब देना है। आज नहीं जवाब देंगे तो आप तो आज ही मैं कह देता हूं कि 2014 में जहां आपने एंट्री कराई थी, वही आप जाकर खड़ा हो जाएंगे।
कोई दुनिया की ताकत आपको फिर पुनः वापस नहीं कराने वाली है। आप जो है ईमानदारी से काम करिए और 9.5-10 साल का अपना कार्यकाल की उपलब्धि भारत के पटल पर मीडिया के माध्यम से, संवैधानिक प्रोसीडिंग के माध्यम से, आप जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से, या जिस रूप में एक एक कार्य योजना को आपका देश देखना चाहता है, उसको पढ़ना चाहता है, उसको समझना चाहता है, आज जो अपेक्षा आपसे जनता ने रखा है उसमें सरकार की क्या भूमिका है, उसमें शिक्षा में क्या भूमिका आपकी है, उसमें निर्माण की क्या भूमिका है। अगर कुछ नहीं है तो ईमानदारी से हाथ उठाकर कह दीजिए कि हमने 9 साल केवल अपनी स्थिति को यथावत रखा है, इसलिए कि जो जितने पार्ट ऑप्शन आपके बगल में काम कर रहे हैं, चाहे वो LIC बेचने की हो, दूरसंचार बेचने का हो, बैंक बेचने का हो, पोर्ट बेचने का हो, रेलवे प्लेटफॉर्म बेचने का हो, ये जितने बिक्री आपने किया है, आप एक ईमानदारी से कह दीजिए कि देश चलाने में देश संकट में था और संकट से उबारने के लिए देश को मैंने ये काम किया हूं, और मैं कहता हूं कि ये देश की जनता बड़ी भोली भाली है, पुनः आप पर विचार कर सकती है, आपका गला बच सकता है, वरना आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं ला सकता। बकवास चाहे तो आप और हम जितना कर ले, असल ये सूर्य है, इसको चंद्रमा नहीं बनाया जा सकता, ये सूर्य ही रहेगा, अंधा भी देखेगा तभी बता देगा कि अभी दिन है। तो आप जो है सही देश अब आपसे सही आपकी मंशा का सही स्वरूप, आपका धर्म का सही क्रिया का आज मूल्यांकन करने के लिए आप देश चाहता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार 4 दिन के अंदर 9.5 साल का अपने द्वारा किया हुआ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, रेल लाइन के क्षेत्र में, पोर्ट के क्षेत्र में, चाहे वो जिस क्षेत्र का डेवलपमेंट का हो, वो 9.5 साल का अपना लेखा जोखा देश के सामने रखे, यही उसका धर्म है और यही उसका कर्तव्य है, यही संविधान की मंशा है और जनता की अपेक्षा भी यही है। जय हिंद। सदन बदल जाने से क्या किसानों की हित की या नौजवानों की हित की बात हो सकती है? अपने सांसदों को लेकर के आज नई जगह पर पहुंचे हैं, घर चेंज कर दिया है, क्या पुताई कर लेने से क्या नौजवानों को नौकरी मिल पाएगी? सिर्फ उन्होंने नया घर बदल लिया है। जो पुरानी संसद थी, बताइए, वो भारत में बनी थी ना, उसमें कहाँ के मजदूर काम करने आए थे? क्या अंग्रेज आए थे काम करने के लिए? भारत के मजदूरों ने, भारत के लोगों का खून पसीने से पुरानी संसद बनी हुई थी, भारत की जनता के टैक्स के पैसे से बनी थी। ये विदेशी तो नहीं थी जिसे विदेशी काकरे ले गए। एक अच्छी बात है कि बहुत उससे बड़ा बनाया, इस जरूरत को समझते हुए कि यहाँ पर बैठने की संख्याएं का जगह कम पड़ रही थी, नया बनाया, ये बहुत अच्छी बात है। अभी एक कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें ये कहा गया है कि कैबिनेट के बाद अपने मंत्रियों को और सांसदों को नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि आप बाहर जा करके किसी भी पत्रकार को कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, अगर कोई सवाल पूछा जाता हो जवाब नहीं देंगे। क्यों डर रहे हैं मोदी जी? क्या ऐसा उन्होंने उसमें निर्णय ले लिया है कि जो करना नहीं कहने देंगे? जब 14 पत्रकारों के लिए लोगों ने लिस्ट जारी करी जो भ्रष्ट थे, जो गलत बयानी करते थे, तब तो यही बीजेपी चिल्ला रही थी। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सांसदों से, मंत्रियों से कैबिनेट की बैठक में गोपनीय बैठक करी उन्होंने, और निकलने से पहले कहा कि बाहर निकल करके कोई भी बात यहाँ की नहीं बताई जाएगी। तो पहले बात तो ये हमें जान लेना चाहिए कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी है। जो 14 पत्रकार के बैन पर इंडिया को गाली दे रहे थे, आज उन्होंने पूरे पत्रकारिता जगत को बैन कर दिया। चौथे खंबे में फिर आफत आ गई, कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा है, अभी तो आप जानकारी कर रहे थे कि नए लोकसभा में प्रधानमंत्री जी की आई, ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं क्या वो रोबोट द्वारा बनवाया गया था क्या नया संसद, कि गरीब जा करके मजदूर उसको बनाए थे? तो गरीब और मजदूर के लिए आप क्या कर रहे हो? महंगाई नहीं कम कर रहे हो, बेरोजगारी नहीं कर रहे हो, उसके बाद जो है शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हो, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आप 9 साल अरियासी और ऐश के अलावा क्या किए हो प्रधानमंत्री जी? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने खाली अरियासी किया है और ऐश किया है 9 साल?
और जनता का आपने सिरिंज लगा करके जैसे अंग्रेज खून निकालते थे वैसे आपने खून निकालने का काम किया है। जो कह रहे किसानों के साथ हम खड़े हैं, किसी ना वो किसान के साथ खड़े हैं, न किसी वो गरीब मजदूर के साथ खड़े हैं, न किसी वो व्यापारी के साथ खड़े हैं, वो खाली अडानी और अंबानी के साथ खड़े हैं। और मीडिया के साथ जो जिसको नौकरी दिए हैं, 18 लोगों को अपने यहाँ नियुक्ति दिए हैं, उनके ही साथ खड़े हैं। बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं है। अभी ये कोरोना फैलवाए थे, अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, फिर ये कोरोना ला करके देश को दे देंगे, बोलेंगे कोरोना फैल गया। खाली 5G नेटवर्क का वायरस छोड़वा देंगे ये। जनता हमारे यहाँ इतनी लल्लू है जो समझ नहीं पाती है कि ये कोरोना नहीं है, ये खाली 5G नेटवर्क का अडानी का जो है वायरस है जो फैला दिया जाता है, जिससे जनता मरती है, तरह तरह करती है। अगर 2024 में इनको उखाड़ के नहीं फेंक दिया 140 करोड़ जनता, तो ये ऐसा कोरोना लाएंगे कि हो सकता है 100 करोड़ जो है लोगों का किडनी और लीवर विदेश में चला जाए, अमेरिका में। ये अब आगे बताने की जरूरत नहीं, लोग 140 करोड़ जनता खूब समझदार है। नए सदन में क्या रोजी रोटी की बात हुई थी? कोई बात नहीं होगी वहाँ, खाली ऐसो आराम रियासी की बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी कभी भी। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो इन्होंने G20 वाला खाली घोटाला किए हैं, क्या वो किसी को दिखाए कि मैंने थाली कहाँ रखा हूँ? बाद में जब जांच होगी तो कहेंगे वो तो हमने गिफ्ट में दे दिया विदेश ले जाने के लिए। उसका कोई है रिकॉर्ड है कि ये रखा हुआ है फला जगह? वो तो कह रहे हम झोला लेकर क्या है, खाली झोला है, खाली झोला लेकर जाएंगे। पहले ऐसा होता है कि इनकम टैक्स की रेट होती है 4 प्रकार की, मैं बता दूं, उसका समझ लीजिए। एक रेट ऐसी होती है जिसमें लोग का पैसा लगा होता है, जैसे मैं बिजनेसमैन हूं तो लोगों का पैसा ले लेता हूं और अपने पैसे को एक ठिकाने पर लगा करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बुला लेता हूं, हमारे यहाँ रेड कर दो, हम ही कंप्लेन करा देते हैं और हमारे यहाँ रेड हो जाती है। हम पैसा लेके मौज मस्ती काट रहे होते हैं और फिर जिसका पैसा लगा होता है पूछता है ऐसा हमारा पैसा कहाँ है, तो कहता है बता दे नाम क्या इनकम टैक्स को कि मिस्टर फला का पैसा हमारे पास था, बताओ। चूंकि उसके बाद नंबर 2 का धन होता है तो झोला ही तो झोला उठा करके, जैसे आजम खान के यहाँ वो झोला उठा करके उनके यहाँ क्या मिला, 12,500 रुपए सारे परिवार को मिला के 12,500 रुपए मिला, जहां कई करोड़ का घोटाले की बात कर रहे थे नगद के रूप में। तो ऐसे ही होता है। क्या अंजाम किसका, और ऐसे आगे चल के किसका अंजाम होगा? इसका अंजाम किसी का होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये लोग जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, देश पे कब्जा की थी, वैसे भारतीय जनता पार्टी एक कंपनी बना करके आई है जो पूरे देश को बेच रही है और गुलामी में जो है, गुलामी के बंधन में बांध रही है भारतीय जनता पार्टी कि 5 किलो राशन दे दो, 2 किलो चावल और 2 किलो गेहूं, 3 किलो, और पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लो। जैसे जियो का मोदी जी ने प्रचार किया है पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लो, वैसे ये 140 करोड़ के जनता को भिखारी, लाचार, मजबूर बना करके ये उसको मुट्ठी में करना चाहते हैं, जैसे अंग्रेज लोग किए थे। ये मुट्ठी में करना चाहते हैं, कैसे देखते हैं? ये सब निरर्थक बातें हैं विपक्ष की, सेत बेत का इल्जाम विपक्ष लगा रहा है। अब आप ये बताइए, अगर हमारे बाप ने अगर हम किसी की दी हुई संपत्ति में राज करेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारे बच्चों, हम बच्चों को क्या दिखाएंगे? आज संसद भारत का गौरव है, कम से कम हमारे संसद थी वो अंग्रेजों की बनाई हुई संसद थी और ये बनवाई हुई ये हिंदुस्तान की है, समझ गो सना, हिंदुओं की है क्या? हाँ, नहीं हर समाज की है, लेकिन वो गौरव 200 साल का हटाना नहीं चाहिए। क्या दिल की बात सामने? आदमी एक नया पुराना घर हो जाता तो नया घर बनाता नहीं बनाता, काहे बनाते? बड़ी बड़ी कोठी, उसी घर में आप पूरी पुस्तक काट दोगे। भारत का स्वाभिमान की, भारत का पैसा लग करके भारत की जनतंत्र में भारत का कम से कम कोई नया संसद भवन बना और नहीं हम दूसरे कहीं बनाए उसमें काम कर रहे हैं। नया संसद बनाने से क्या लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर खुशहाली आएगी? नहीं, खुशहाली तो काम करने से आएगी, लोगों की समस्याओं को हल वो धीरे धीरे होगा। अभी लोग काहिल बैठेंगे? नहीं, काहिल कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे होगा। जो 60 साल का लोग ये कह रहे हैं जो है अनाज देने से काहिल हो गया। कोई नहीं आना, अरे अनाज ना देते क्या केवल हिंदुस्तान में ही कोरोना आया था? 150 देशों में था कोरोना, सब जगह फ्लाइटें बंद हो गई, सिर्फ हिंदुस्तान में मोदी ने भिजवा दिया वायरस, और देश में भिजवा
दिया था क्या? जो कह अंडानी अंबानी ने भिजवाया है। अरे अंडानी अंबानी आज पैदा हुए, उनके पहले अब बेपोर्स को घोटाला, चारा घोटाला, कॉमन वेल्थ घोटाला, ये एक को किसी की बात होगी? किसी की बात होगी? से हट के चारा घोटाले पे आ गए, कैसे देखते हैं? मैं एक एक का सवाल का जवाब दूंगा। जैसा दादा ने कहा कि वो अंग्रेजों का दादा एक मिनट जैसे एक मिनट सुनिए। आप बताइए, बोलिए। जैसे दादा ने बताया कि जो पुरानी संसद थी वो अंग्रेजों ने बनवाई, उसमें काम करना किसने किया था? क्या अंग्रेज अपने यहाँ से लेकर के आए थे मजदूर कराने के लिए? क्या भारत की जनता ने अपने खून पसीने की कमाई दे करके, मेहनत अपना श्रम दे करके उस संसद को बनाया था? और ये संसद अभी का नहीं है, जब अंग्रेज थे उस समय भी वो संसद ही होता था, तब भी वो काउंसिल हाउस हुआ करता था। बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नया संसद बनाना जरूरी था या नहीं था? जरूरी हमारे यहाँ 85 करोड़ जो जनसंख्या 5 किलो राशन के लिए परेशान है, पहले उनको उन्नति के मार्ग पर ले जाना जरूरी था। रोजी रोटी जरूरी थी सांसद? नहीं, रोजी रोटी सबसे पहले जरूरी, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, हम तो खुद ही कह रहा हूँ। लेकिन वो धीरे धीरे 85 करोड़ की जनता 5 किलो अनाज पर निर्भर है, यानी भुखमरी के कगार पर है। तो सब लाट गवर्नर है कि डिप्टी कलेक्टर अरे सुन लो, आप सुन लो। इसके पहले बेरोजगारी नहीं रही। 85 करोड़, एक मिनट सुनिए, 85 करोड़ लोगों को पहले गरीबी से उबारने की जरूरत थी, उनको रोजगार देने की जरूरत है, या पहले संसद की जरूरत है? जब हम अपने घर में होते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं क्या होती हैं? हमारे पिताजी का मान लिया पुराना मकान है, लेकिन हमें छत तो चाहिए, लेकिन सबसे पहले रोटी चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, उसके बाद मकान हमारी तीसरी प्राथमिकता में आता है। पहले हमें मकान बनाना, नया संसद बनाना जरूरी नहीं था, लेकिन बनाया। ये गौरव का विषय है कि चलो बन गया एक हिसाब से। ये नौजवान है, आप संसद बनाने के बाद क्या रोजी रोटी के लिए आप दूर संसद तो पुरानी वाली ही थी। पहले हमको स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, शिक्षा अच्छा चाहिए, रोजगार अच्छा चाहिए। पहले हमें जीवन जीने का सही वो रोजगार चाहिए। संसद तो पहले ही थी, खैर संसद बन गई, उसका हम सम्मान करते हैं। किसान भी जो है तराई हो चुका है, संसद जरूरी है? किसान जरूरी है, पहले आम जनमानस की रोजगार जरूरत है, खाने की उनके चीजें जरूरत है, संसद थोड़ी जरूरत है। संसद तो पहले थी ही। देखते क्या है, मोदी जी तो बैठक अडानी अंबानी के साथ कर रहे हैं, तो हमें उस पर क्या कहें? क्या कहना है आपको संसद को लेकर? संसद को लेकर कुछ ज्यादा खास नहीं कहना है। ठीक है, इन्होंने अपने हिसाब से जो भी एक नई संसद बनाया उसका सम्मान किया जा रहा है, पर जैसे जो किसानों के साथ या रोजगार, जैसे यहाँ पे आम आदमी की जो मांग है वो रोजगार को लेके, तो सबसे पहली चीज है रोजगार। आदमी अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? खाने की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे किसानों की बात होगी, क्योंकि किसानों से ही हमको मिलेगा ना अनाज। जब किसानों तक की चीजें नहीं पहुँचेंगी तो कहाँ से पैदा करेगा? कहीं पे पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे बिल्कुल सब उजड़ा हो गया चमन, तो वहाँ पे कहाँ चीजें उपलब्ध हो पाएंगी? नौजवान और किसान दोनों एक जो है हिंदुस्तान के जो है खंभे होते हैं, वो भी बेकार हो चुके हैं। क्या नया सदन बनने के बाद इन दोनों के बारे में कुछ सोचा जा सकता है? कमाई के लिए आप साधन बनाएंगे कि पहले कमाई कर लेंगे? आप हमारा जवाब दीजिए। आप अगर ये माइक नहीं खरीदेंगे तो आप हमारा इंटरव्यू ले पाएंगे? तो मेरी बात जवाब दीजिए। आपको रोटी चाहिए या मकान चाहिए? पहले रोटी चाहिए ना, रोजी रोटी करेगी जब। रोटी चाहिए कि मकान चाहिए? नहीं, हमें रोटी चाहिए। क्यों रोटी चाहिए? रोड पे रह लेंगे मगर पेट तो भरना चाहिए। ये देश है और संसद जो बना है वो कुछ भी गलत नहीं हुआ है, सही हुआ है। खबर है ना? जी जी, जो कुछ हुआ है सब सही हुआ है। यानी कि और गलत हुआ तो आपके नजर में गलत है, हमारे नजर में सब सही है। हमारे नजर में बनना चाहिए। हमारे नजर में मोदी से महान कोई नहीं है, कोई नहीं है, मुकाबले में खड़े होने वाला कोई नहीं है। बात सुनिए, ये जो कह रहे हैं कि मोदी हमारे लिए महान है, ठीक है, इनके लिए महान है, लेकिन ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में महान की संख्या अधिक रहेगी तब न 24 में महान रहेंगे। लेकिन आज जो संसद में ये 33% इन्होंने महिला आरक्षण किया है, ये बहुत गलत है। 50% होना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी का देश है, ये आधी आबादी का देश है। इन लोगों ने महिलाओं के साथ, बीजेपी वालों ने अन्याय किया है। महिलाओं के साथ होना चाहिए।
महिला के साथ अन्याय हो गया तो मर्दों के साथ हो गया। भाई साहब जरा हमारी बात सुनिए। नहीं, आपकी बात नहीं, इनकी बात नहीं। हमारी बात पूरा हो जाएगी। हाँ चलिए चलिए जो इन्होंने कहा महान न, जिस देश का राजा झूठ बोलता हो उसको राजा रहने का कोई अधिकार नहीं है। मोदी जी 9 सालों में जितना झूठ बोले हैं उतना आज तक कोई प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोला। बाकी जो पार्टियां अभी एक मत हुई हैं, जो INDIA है, उनको इंडिया कहना तो अपमान करना है, अपमान करना है। जो पार्टियां एकजुट हुई हैं उन लोगों ने कभी झूठ नहीं बोला है। वो देवरहावा बाबा के शिष्य रहे हैं, उनका कोई घोटाले का रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे नकारों का नाम मत लीजिए जो देवरहावा बाबा से ऐसा भाई है, देवरहावा बाबा का नाम मत। अरे रुका, हम भी देवरहावा अब सुना, हमारी बात का जवाब दीजिए। सुनिए, जो 24 पार्टियां मिली हुई हैं वो सब दूध के धुले हुए हैं और उनसे बड़ा कोई सत्य बोलने वाला नहीं है। मेरी बात सुनिए, मोदी जी अभी तक 9 साल से शासन कर रहे हैं, काहे नहीं ये घोटाला निकाल दे रहे हो? क्यों नहीं निकाल दे? हम बताओ। अरे आप क्या बताएंगे? ईडी उनकी ईडी इनकी CBI इनकी कौन घोटाला निकालेगा? तो जब ये सरकार चली जाएगी तब निकाल के दिखा देना। हम बताओ भाई। देखिए देखिए, इन्होंने कहा कि एक घोटाला निकाल के दिखा दें। मोदी और योगी की सरकार में विपक्ष को विचारों से विरोध करने का भी अधिकार इन लोगों ने छीन लिया है। लोकतंत्र की हत्या कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट दोनों ने किस चीज से इनका विरोध किया जाए? कौन है कि जो इनका विरोध कर ले? यहाँ इनका बुलडोजर है, वहाँ उनका ED-CD है। तो मुजरिमों को जो है कहीं ना कहीं सजा तो मिलना चाहिए, सजा दी गई है? कोई सजा नहीं दी गई। नहीं, बुलडोजर घर गिराए गए हैं मुजरिम। भाई मुजरिम जो थे, आप बताइए, संविधान में उसको आप राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देते, आपको गिराने का क्या अधिकार है? कोर्ट ने गिराएगा। कोर्ट की बात आती है, तारीख पे तारीख मिलती है मगर होता कुछ नहीं। मगर सरकार ने भाई सरकार ने तो एक मतलब कि इस देश में संविधान है नहीं, न्यायपालिका है नहीं। आप बताइए, न्यायपालिका का आदेश होता कि इनका घर गिरा दो, आप घर को कुरूप कर देते, सीज कर देते, तब तक ये घर नहीं मिलेगा जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाएगा। बुलडोजर की कार्रवाई गलत है, एकदम 100% गलत है। सही है, वो सही है बुलडोजर की कार्रवाई। अच्छा और सुनिए, जितने मुजरिमों को आज के डेट में किसी अपराधी की हैसियत नहीं है कि वो रोड पे खड़ा होके और चैलेंज कर दे कोई किसी बात की। दीजिए हमको, ये जो अपराधी की बात कर रहे हैं ना, अगर आप में बहुत अपराध से आप कष्ट में हैं, योगी जी कष्ट में हैं, तो आप अपराधियों की सूची जारी कर दें। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की सूची जारी कर दें, टॉप 10 की सूची दें कि उसमें बीजेपी में कितना अपराधी है, विपक्ष में कितना अपराधी है, अपने आप मामला साफ हो जाएगा। विपक्ष में अपराधी नहीं है, इसमें भी अपराधी है। हाँ, विपक्ष तो मैंने बता दिया कि विपक्ष गंगा जी में नहा के सब आए हैं, उसमें कोई अपराधी नहीं है। कौन है? आप सुनिए, मैंने 1 मिनट, बिहार में अभी नीतीश की सरकार थी, बीजेपी समर्थित, अपराध वहाँ रुका था कि नहीं रुका था? वहाँ पे रोज हत्या हो रही है, अब कहाँ नहीं कोई बोल रहा है? क्या हत्या, लूट, यहाँ दिन दहाड़े बैंक लूटे जा रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा। ये रुकने वाला नहीं है कोई सरकार हो। जो भी घटनाएं हो रही है सदन के बाहर से, जो नया सदन बना है, क्या उसके अंदर क्या कुछ ऐसी हो सकती है जो जनता की राहत मिल सके? देखिए, सदन और मकान ये आपको जनता को राहत दिलाने की बात नहीं करेगा। बात यह है कि सदन में बैठने वाले लोग कैसे हैं, उनका नियत क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे बैठने वाले लोगों का नियत क्या है। ठीक है, मैं नहीं मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि उसमें भी कुछ सही हो, कुछ गलत हो। हर सरकार में कुछ सही होते हैं, गलत होते हैं, हर सरकार में कुछ सही गलत होते हैं लोग। लेकिन फिर भी अगर मुखिया ठीक है तो सब ठीक हो चलता है। तो कह रहे मुखिया बहुत अच्छे हैं। अगर मुखिया ठीक होता तो इस देश में संविधान होता, इस देश में लोकतंत्र होता, इस देश में न्यायपालिका होती। लेकिन हाँ, खत्म है। जब ले मोदी आए हैं तब ले क्या नहीं बेच दिए मोदी। बोले कि 15 लाख देंगे, किसानों की आय दुगना करेंगे, 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। अरे क्या क्या बोले भैया मेरे। आप पाकिस्तान में क्या किए? पाकिस्तान की जनता
पाकिस्तान की जनता, ऑल वर्ल्ड की जनता मोदी की तारीफ कर रही है, हिंदुस्तान की तारीफ कर रही है, एक यहाँ की जनता छोड़ नौजवानों से बात करते हैं। नौजवान आज क्या मोदी का तारीफ करता हूँ, मोदी की तारीफ क्या है? मोदी की तारीफ जो है वो करने की नहीं होती है, हर दुनिया देख रही है। ये चाचा ये चाचा वही वाली बात कर रहे हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया, जैसे उनको पाकिस्तानी अच्छे लग रहे थे, दादा को भी वही ये अच्छा लग रहा है, ये चाह रहे इंडिया को पाकिस्तान बनाना, पर वैसा हो नहीं पाएगा। यहाँ जब तक मोदी है तब तक की तो नामुमकिन है ये सब चीजें। मोदी है, योगी है, जब तक कुछ नहीं पड़ेगा। ये लोग चंदन टीका लगा करके सुना, ये जो मोदी मोदी कर रहे हैं ना, 24 में इनको पता लग जाएगा कि मोदी को रहने की इंडिया में जगह नहीं मिलेगी।